सोचिए, दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं और इसकी शुरुआत होती है एक वर्ल्ड लीडर की एक ऐसी धमकी से जिसने सचमुच सबकी सांसें रोक दी थी। तो चलिए आज इस पूरे घटनाक्रम की तह तक चलते हैं। 7 अप्रैल 2026 ये वो दिन था जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को ये अल्टीमेटम दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता को मिटा देने की सीधी सीधी धमकी थी और पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। लेकिन सवाल यह है कि बात यहां तक पहुंची कैसे? देखिए, यह संकट कोई रातों रात पैदा नहीं हुआ था। इसकी जड़ें पिछले 50 दिनों से हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर चल रहे युद्ध में थी। ये वो जगह है जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। अब ये लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। तनाव इतना ज्यादा था कि एक छोटी सी चिंगारी भी एक भयानक आग लगा सकती थी। अमेरिका का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन ईरान उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा था। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 21 मार्च पहली डेडलाइन आई और चली गई। फिर 23 मार्च, 28 मार्च और 6 अप्रैल। हर बार वही हुआ। ईरान ने हर अमेरिकी डेडलाइन को मानने से इनकार कर दिया और हर इनकार के साथ दुनिया एक बड़े युद्ध के और करीब खिसकती जा रही थी। और जानते हैं, इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू क्या था? वो ये कि हमले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज यानी नतान्स और बुशहर के पास हो रहे थे। ये कोई आम मिलिट्री टारगेट नहीं थे। यहां जरा सी भी चूक एक बहुत बड़ी तबाही ला सकती थी। एक ऐसा रेडियो एक्टिव रिसाव जो पूरे इलाके को बर्बाद कर देता। जब लग रहा था कि अब जंग होकर ही रहेगी, सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और आखिरी डेडलाइन भी बस खत्म होने ही वाली थी, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी। और वो शांति दूत था, पाकिस्तान। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तानी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में था। एक तरफ अमेरिका के साथ उसके गहरे सैन्य संबंध थे, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ एक लंबी सरहद और पुराने रिश्ते। इसी का फायदा उठाते हुए आखिरी डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले पाकिस्तान ने एक डायरेक्ट चैनल के जरिए दोनों देशों के बीच 2 हफ्तों के सीज फायर पर रजामंदी करा ली। ये वो कदम था जिसने दुनिया को तबाही के मुहाने से वापस खींच लिया। लेकिन उम्मीद का ये पल बहुत ही नाजुक था। कह सकते हैं कि शांति रेत पर बनी थी। जो समझौता हुआ था वो लगभग तुरंत ही टूट गया, क्योंकि जमीन पर जो हुआ वो कही गई बातों से बिल्कुल उल्टा था। और यहीं पर वो हुआ जिसने पूरे समझौते की नींव हिला दी। एक बड़ी डिप्लोमेटिक नाकामी। सीज फायर के कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। उनका कहना था कि लेबनान तो इस डील का हिस्सा था ही नहीं। ये पाकिस्तान के समझौते के साफ खिलाफ था, जिसमें लेबनान की सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने भी साफ कह दिया कि लेबनान को शामिल करने का कोई वादा नहीं किया गया था। इस एक विरोधाभास ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई तो वो भी आखिरकार नाकाम हो गई। चलिए समझते हैं कि क्यों। देखिए, कुछ मामलों में तो दोनों पक्ष समझौते के काफी करीब थे। जैसे ईरान चाहता था कि सारे प्रतिबंध हटें और अमेरिकी सैनिक वापस जाएं। इन दोनों बातों पर अमेरिका चर्चा के लिए तैयार था। यहां तक तो सब ठीक लग रहा था। लेकिन असली पेच फंसा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। ईरान सिर्फ 5 साल के लिए अपनी एक्टिविटी रोकने को तैयार था, जबकि अमेरिका चाहता था कि ये 20 साल के लिए रुके। ये 15 साल का फर्क इतना बड़ा था कि इसे भरा नहीं जा सका और यहीं पर आकर सारी बातचीत टूट गई। ये तो हुई बड़े नेताओं और बंद दरवाजों के पीछे की बातें। लेकिन जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो इसका असली खामियाजा कौन भुगताता है? आम लोग। तो चलिए अब इस नाकामी के असली असर पर नजर डालते हैं, इसके इंसानी और पर्यावरणीय नतीजों पर। सिर्फ 50 दिनों से कुछ ज्यादा वक्त में ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिकी सेनाओं को मिलाकर 4000 से ज्यादा जानें चली गईं। ये एक बहुत बड़ा और दुखद आंकड़ा है। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसके पीछे हैं 7000 से ज्यादा परिवार जो पूरी तरह से उजड़ गए। लाखों लोग जिन्हें अपना घर-बार छोड़कर भागना पड़ा। ये संख्या उस गहरे जख्म को दिखाती है जो युद्ध अपने पीछे छोड़ जाता है। और खतरा सिर्फ उस वक्त का नहीं था। याद है वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, बुशहर के पास जो बम गिरे, उन्होंने एक भयानक खतरे को जन्म दे दिया था। अगर उस प्लांट को कुछ हो जाता तो चेर्नोबिल जैसी तबाही आ सकती थी। खाड़ी का पानी हमेशा के लिए जहरीला हो जाता और इसका असर आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ता। अक्सर हम सोचते हैं कि ऐसी लड़ाइयाँ वहीं तक सीमित रहती हैं जहां वो हो रही हैं, पर ऐसा होता नहीं है। इसकी आग की लपटें दूर दूर तक पूरे एशिया की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले रही थी।
और इसका एक बड़ा उदाहरण है भारत। देखिए, भारत इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन वो एक मुश्किल स्थिति में फंस गया। पहले क्या हुआ? ईरान ने भारत के तेल टैंकरों को रोक दिया। नतीजा, इराक से आने वाली तेल सप्लाई ठप हो गई। अब भारत को अमेरिका से खास इजाजत लेकर रूस से तेल खरीदना पड़ा। पर इसमें भी एक पेच है। इस छूट की भी एक डेडलाइन है, 16 मई। ये डेडलाइन भारत को एक बहुत ही नाजुक हालत में डाल देती है, जहां उसकी एनर्जी सिक्योरिटी दूसरों के फैसलों पर टिकी है। तो इन सब के बाद हम आज कहां खड़े हैं? चलिए इस पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। आज की तारीख 22 अप्रैल को वो 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म हो रहा है। समंदर में नाकाबंदी अब भी जारी है और किसी स्थायी शांति का रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तनाव एक बार फिर से हवा में है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब किसी के अपने ही सहयोगी, जैसे इस केस में इजराइल, अपने अलग एजेंडे पर चल रहे हों, जो शांति की कोशिशों के बिल्कुल उलट हों, तो क्या अमेरिका जैसी सुपर पावर भी किसी जंग की दिशा को सच में कंट्रोल कर सकती है? शायद इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात का ये सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल है।